उसका ही मैं एक हिस्सा हूं, लेकिन जाति ने मुझे मात्र धूल बना दिया है। इसका यह अर्थ होता है। इस विधान से हमें समझ में आता है कि जब कोई छात्र या जब कोई होनहार बच्चे या छात्र जब विश्वविद्यालय में जाते हैं तो एक अपने संघर्ष से जाते हैं। जो इतिहास हमारा बहुत प्राचीन इतिहास नहीं लेकिन आधुनिक इतिहास संघर्ष भरा रहा है। वहां से जब हम किसी अच्छे विश्वविद्यालय में जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियों के ख्वाब हम सजाते हैं, लेकिन वहां जो मानसिकताएं काम करती है वो मानसिकताओं के कारण उनका जो मोरल, जो उनका धैर्य, जो उनका साहस फ्रैक्चर या क्या कह सकते हो, जो उसको ठेस लगती है, उसका दर्द वो सह नहीं पाते हैं। और यह जो परिणाम है ये मात्र आपको कम मार्क मिलना, एडमिशन नहीं मिलना, फेल होना इससे संबंधित नहीं है। इसके पीछे जो कारण है वो काफी गंभीर होते हैं। इसके पीछे जो मानसिकताएं होती है वह काफी गंभीर होती है। तो आज जो चुनौतियां हमारे सामने है भाइयों बहनों, वो चुनौतियां जो हमारे सामने है वो एक माइंडसेट जिसे कहते हैं, हम कह सकते हैं एक मानसिकताएं जो बनी है, उस जो ऐसा कह सकते हैं कि जो असमानता मूलक जो मानसिकता है उसके विरोध में समानता मूलक मानसिकता कैसी है, विशेष जो हमारी लड़ाई है वो उसकी है। जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि ऐसा करने पे, ऐसा कहने से या मेरा जो विशेषाधिकार है वो चला जाएगा, ये फियर जो है वो फियर आपके असमानता मूलक मनस्थिति से आती है, मानसिकता से आती है। इसलिए जो समता मूलक समाज की बात करता है, बंधुता मूलक समाज की बात करता है, स्वतंत्रता मूलक समाज की बात करता है, वह क्रांतिकारी कहलाती है, वह परिवर्तनशील कहलाती है, जो कि विधायक है। और निश्चित रूप से इसकी मिसाल बाबा साहब है। और बाबा साहब जब इस समाज का विश्लेषण करते हैं, भारतीय समाज का या ज्यादातर जो बहुसंख्यक जो लोग जिसे बाबा साहब के जमाने में उन्होंने हिंदू समाज कहा, वो कहते हैं कि इस समाज की अपनी एक कोई कॉमन, एक सामान्य या एक रूप ऐसी मानसिकता नहीं है। What exists in the society is not Hindu consciousness but the consciousness of his particular caste। ये बाबा साहब के शब्द हैं। वो कहते हैं कि यहाँ कोई एक ऐसा हिंदू समाज नहीं, लेकिन वो जाति मूलक जो उसकी मानसिकताएं होती है, उस मानसिकता के आधार पर ही हम समाज को या संस्कृति को या जो अधिकार है उन अधिकारों को हम देखते हैं। तब बाबा साहब यहाँ कुछ विशेष बातें बताते हैं। अगर वह लोकतांत्रिक सत्ता है या सरकार है तो बाबा साहब वो सरकार को कहते हैं कि उसकी कटिबद्धता ये है कि वह लोकतांत्रिक समाज के लिए कटिबद्ध हो, क्योंकि वो लोगों से बनाई हुई सरकार होती है, लोगों से बनाया हुआ वह तंत्र आता है, इसलिए उसे लोकतंत्र कहते हैं, इसलिए उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। और वो लोकतांत्रिक जो सरकार है वह लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। और यह महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने 1938 और 40 के दरमियान जो लिखान किया, उस लिखान में बाबा साहब ने पुरजोर यानी जोर देकर यह बातें कही है। अगर समाज, लोकतांत्रिक समाज अगर समाविष्ट या सम्मिलित मानसिकताओं के ऊपर, जिसे इंक्लूसिव कहते हैं, सबको समा लेने वाला समाज कहते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वह लोकतंत्र पूरा नहीं है, वो अपरिपूर्ण रहेगा, ऐसा कहते हैं। अगर बहुत ही सुंदर विधान बाबा साहब ने कहा है लोकतंत्र के बारे में, मैं वो उनका कोटेशन पढ़ना चाहूंगा। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट with isolation and exclusiveness, and it will result in the distinction between privileged and underprivileged। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समाज में अगर सबको सम्मिलित करने वाली समाविष्टिक मानसिकताएं नहीं होगी तो एक विशेषाधिकार होने वाला वर्ग निर्माण होगा, और जो अधिकार विहीन वर्ग है वह क्लिफ, वह गैप, वह दूरी
उस लोकतंत्र की बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता आज हम जो अनुभव करते हैं, यह अनुभव जो बाबा साहब ने 50 साल पहले कहा था, उससे दूर है। हम बिल्कुल उस अनुभव के करीब आज भी हम जीते हैं। इसलिए बिल्कुल संक्षिप्त में मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। जब राष्ट्र की बातें चल रही थी आजादी के पहले, तब कुछ राष्ट्र की संकल्पनाएं उभर कर आई। मुख्यतः उसमें 5 राष्ट्र की कल्पनाएं थी, आइडिया ऑफ नेशन जिसे कहते हैं। उसकी सबसे पहली कल्पना जो थी, अगर हम आकलन करते हैं इतिहास का, सबसे पहला जो राष्ट्र की कल्पना उभर कर आई कि कैसा स्वतंत्र भारत हो, उसमें धर्म और जाति प्रधान राष्ट्र की बातें हो रही थी। जिस प्रकार से आंदोलन 1925 से 1945 तक चलते आ रहे थे, तब तक धर्म प्रधान, जाति प्रधान, पुरुष प्रधान राष्ट्र हो, ऐसी बातें निकल कर आ रही थी, जहां पे एक वर्ण व्यवस्था की भी बातें होती थी। उसी आधार पर वो समाज हो, कौन इसके रूलर्स हो, कौन इसके गवर्निंग क्लासेस हो, किसके हाथों में यह सत्ता जाए, यह बातें होती थी। और इसके बिल्कुल सीधे सीधे उदाहरण आपको 1927 में मिलते हैं, जब लोकमान्य तिलक सांगली में स्टेटमेंट देते हैं कि क्या तेली तमोड़ियों को जाके संसद में क्या हल चलाना है, या तेली को संसद में जाके क्या तेल निकालना है। तो यह जब जाति मूलक जब विधान आ रहे थे, उससे हमें समझ में आता है कि किस प्रकार के राष्ट्र की यानी संकल्पनाएं उभर के आ रही थी। निश्चित रूप से तिलक उनमें से एक थे। दूसरी जो राष्ट्र की कल्पना उभर कर आई, वह थी एक विकसनशील या वैज्ञानिक भारत, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने काफी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उन्होंने महत्व दिया। वह एक कल्पना निकल कर आई, लेकिन उन्हीं के साथ उनके जो मुख्य जो नेता थे गांधी, उन्होंने जब इस राष्ट्र के बारे में बात की तो बिल्कुल वे छुआछूत के खिलाफ थे। छुआछूत को उनकी मंजूरी नहीं थी, लेकिन वह ये बात नहीं समझ पाए कि वर्ण व्यवस्था को जीवित रखकर छुआछूत मिटाई नहीं जा सकती। अगर आप जाति व्यवस्था को रखोगे और कहोगे कि छुआछूत खत्म कर दो, तो वो नहीं होगी, क्योंकि छुआछूत ये जो है, यह आपके वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का परिणाम है। यही बाबा साहब का बिल्कुल मूलभूत आर्गुमेंट या मूलभूत मसला बाबा साहब का उनके साथ था। इसलिए उसका प्रमुख उदाहरण हमें 1932 में जब पुनः व्यक्त हुआ, तब वो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए जो विरोध आया, वह उस व्यवस्था के ऊपर था कि अगर यह 4 वर्ण व्यवस्था है, तो आप अछूतों को कैसे अलग करके जो हिंदू एकता है उसको आप कैसे निकाल सकते हो? अगर उस एकता में फिर इसका स्थान क्या है? यह सवाल बाबा साहब ने किया। ठीक है, ये अगर एकता है तो फिर इस एकता में इन लोगों का स्थान क्या है? What will be the fate of survival caste in the independent India? यानी स्वतंत्र भारत में इन लोगों का स्थान क्या होगा? यह बाबा साहब ने 1930 से लेकर 32 तक 3 गोलमेज परिषदों में यह बातें की, और वो निरंतर इस कार्य में लगे हुए थे। उनके लिए कितने अपमान, अभी सर ने कुछ जुमले आपको पढ़ाए ही हैं, कितना उनको अपमान सहना पड़ा, कितना विरोध उनको सहना पड़ा, एक एक लड़ाई उनको कैसे लड़नी पड़ी, यह एक बात थी। तो वह वैज्ञानिक नाम मात्र रहा, लेकिन वहां पे भी जाति का एनिलेट या उसका विध्वंस करने की बातें नहीं हुई। तीसरी जो कल्पना राष्ट्र की जब उन्हीं दौरान सामने आई, विशेषकर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन नेताओं के कारण, वह थी साम्यवाद राष्ट्र की कल्पना, जिसे कम्युनिज्म कहते हैं या कम्युनिस्ट राष्ट्र जो कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो श्रमजीवी है, ये जो काम करने वाले लोग हैं, शोषित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इकट्ठा है, और जिनका विशेषाधिकार है, जो जिसे आप यानी प्रिविलेज कह सकते हो,
प्रोलेटेरियन क्लास जो है, उनको कहते हैं कि वो हट जाए और सारे श्रमजीवी लोग इस राष्ट्र को बनाए। लेकिन फिर से उसकी कमतरता या उसकी कमी ये रही कि भारतीय वो वेस्ट में एक मार्क्सिस्ट आइडिया से इंस्पायर्ड हुआ एक आंदोलन था, वो सीपीआई उसकी पार्टी भी आज इस देश में है, वगैरह वगैरह। उन सब इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता, उतना समय मेरे पास नहीं है, लेकिन संक्षिप्त में इसलिए मैं कहता हूं कि वो जो श्रमजीवी है, वो जो श्रमिक लोग हैं, वह श्रमिक लोग पश्चिमी जगत में गरीब होंगे और इकट्ठा आ सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ का गरीब जो निचले जाति का है और जो उच्च जाति का जो गरीब है, क्या वो मात्र गरीबी के आधार पर इकट्ठा आएगा? वो नहीं है, क्योंकि यहाँ के गरीब कई जातियों में बटे हुए थे। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है। आप केवल गरीबी का नाम लेकर, शोषित पीड़ित ऐसे शब्द इस्तेमाल कर या उनको अधिकार नहीं मिल रहे उनके नाम पर आप उनको इकट्ठा नहीं कर सकते। वो इमीडिएट नीड को या आपकी जो तुरंत जो जरूरत है, उन जरूरतों को जरूर प्रतिसाद देंगे, क्योंकि वो तकलीफों में होते हैं। लेकिन जो चिरकालीन या जो लॉन्ग टर्म जिसे हम कह सकते हैं, वह समाधान उन कल्पनाओं में नहीं मिलेगा। यह जब करीबी जब हम आजादी के पास आ रहे थे, तब चौथी जो संकल्पना राष्ट्र की उभर कर आई, वह राष्ट्र की संकल्पना लोकतांत्रिक थी, डेमोक्रेटिक थी, जिस डेमोक्रेसी में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक न्याय की बातें हुई। और यह कल्पना देने का या इस देश को सबसे महान भेंट अगर कोई मिली होगी उस दौरान, तो वो बाबा साहब के संकल्पनाओं से मिली। यह बाबा साहब थे जिन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक समाज ही इसका समाधान हो सकता है। यही हमें सही मायने में क्या कह सकते हैं, लिबरेशन या मुक्ति दिला सकता है। यह संकल्पनाएं बाबा साहब ने लोकतंत्र के नाम पर उसके समाधान ढूंढने की कोशिश की। निश्चित रूप से उन्होंने जो प्रेरणाएं ली थी, वो उनके इमीडिएट जो गुरु थे महात्मा फुले, उनसे उन्होंने ली थी। शाहू महाराज जिन्होंने सबसे पहले रिजर्वेशन की नींव रखी, उनसे ली थी। और ऐसे कई उनके जो करीबी विकसित विचार वाले जो लोग थे, उनसे उन्होंने वो प्रेरणा ली थी। लेकिन निश्चित ही इन सबके जो हीरो कहलाए, इन सबका जो मुकुट या क्राउन जिसने रखा, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे, जिन्होंने ऐसे देश में, ऐसे क्लिष्ट समाज में ऐसे समाधान निकालने की कोशिश की जहां सच्चाई सच्चाई कहना है और झूठ झूठ कहना है। जो सही है उसे सही कहा जाए, जो गलत है उसे गलत कहा जाए। ऐसे लोकतंत्र की नींव बाबा साहब ने रखी। और 20 मई को बाबा साहब ने जो मुझे लगता है 46 में जो पार्लियामेंट में जो विधान किया, जो उन्होंने बातें की, और यह 1936 के एनिलेशन ऑफ कास्ट में भी उन्होंने लिखी। क्या कहते हैं बाबा साहब लोकतंत्र को बताते हुए कि यह लोकतंत्र जो है, यह केवल सरकार बनाने का यंत्र नहीं है। काफी राजनेता ये समझ नहीं पाए हैं कि लोकतंत्र केवल सरकार बनाने का ढांचा नहीं है, यह एक समाज पद्धति है। यह ऐसी समाज पद्धति है जहां पे एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ स्वतंत्रता, समता और बंधुता का विचार करेगा, संबंध रखेगा। तो लोकतंत्र की जड़ें जो है, वह गवर्नमेंट के फॉर्म में नहीं देखना चाहिए, बल्कि सामाजिक संबंधों में, सोशल रिलेशनशिप, उस सोशल रिलेशनशिप में उसकी नींव है। तो जब तक लोकतांत्रिक समाज निर्माण नहीं होगा, जब तक लोकतंत्र की नींव यहाँ पर समाज के कोने कोने तक, जड़ तक नहीं जाएगी, तब तक लोकतांत्रिक सरकार भी नहीं बन सकती सही मायने में। तब बाबा साहब कहते हैं कि अगर यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रीसेस डेमोक्रेटिक सोसाइटी,
डेमोक्रेटिक सोसाइटी जब तक नहीं होगी तब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हो सकती, वो केवल कैलकुलेशन रह जाएंगे। और उस कैलकुलेशन के आधार पर आप सत्ता तो कहलाओगे, लेकिन सबको न्याय मिलेगा ही, सबको समाधान मिलेगा ही, सबको सुख मिलेगा ही, सबके अधिकारों की रक्षा होगी ही, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। बिल्कुल इतना सीधा, सरल और गहरा विश्लेषण बाबा साहब ने आजादी के लगभग करीब करीब आते हुए किया। और बाबा साहब केवल वहीं रुके नहीं, आप भारतीय संविधान का कोई भी पन्ना उठाकर पढ़ लीजिए, वहां पे एक भी शब्द किसी के बारे में एक्सक्लूसिव यानी उसको नकार देने वाला हो, ऐसा नहीं दिखता। नेल्सन मंडेला जब अफ्रीका से राष्ट्रपति चुने गए, उन्होंने भारत के संविधान से प्रेरणा लेकर बाबा साहब को कोट करते हुए कहा कि यहां से मैं एक बहुत बड़ी सीख लेकर अपने देश का संविधान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इतना गंभीर डॉक्यूमेंट बाबा साहब ने लिखा। निश्चित रूप से इसके पहले उन्होंने कितने सारे लिखान कर चुके थे। उसमें 3 बातें बाबा साहब बताते हैं कि लोकतंत्र में क्वालिटी ऑफ यूनिटी, मतलब एक रूपता की जो गुणवत्ता है वह उनके सहानुभूति के आधार पर होनी चाहिए। वो केवल जमाव नहीं हो सकता, वो केवल संख्या नहीं हो सकती, और अगर मात्र वो संख्या बनकर रह गई तो क्या होगा? लोकतांत्रिक चीजों में यही सेपरेट इलेक्टोरेट में बाबा साहब का आर्गुमेंट था, जिसका आप चुनाव करके दे रहे हो वो चुनकर तो आता है, लेकिन चुनाव के पश्चात जो लोकतांत्रिक समाज बनना चाहिए वो समाज नहीं बनता। यह इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, कमी है। इस कमी को बताने के लिए बाबा साहब ने कहा कि वो क्वालिटी ऑफ यूनिटी, उनकी एक रूपता की गुणवत्ता आनी चाहिए। उन्होंने दूसरी उसकी गुण बताया, वह है म्यूचुअल सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, सहानुभूति। एक वर्ग की दूसरे वर्ग के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। तो आज क्या होता है, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ, वो मुसलमान हो या फिर वो अनुसूचित जाति जमाती का हो या कोई भी महिला किसी भी तबके से हो, जिस तबके की वो महिला या पुरुष या लड़का है, केवल वही समाज उसको प्रतिशत देता है। इसलिए ये जो आत्महत्याएं होती है, तो आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है। अब जो भी आत्महत्या करता है या जिसकी भी जीवन वहां चला जाता है, जिसका भी जीवन चला जाता है, वो तो एक इंसान है, वो उतना ही क्वालिटेटिव, मेरिटोरियस, गुणवत्ता पूर्ण छात्र है। और अगर वो देश का लॉस है, अगर वो देश का नुकसान है, तो सबको तकलीफ होनी चाहिए। वो इसी देश का नागरिक है। तो अगर वो इसी देश का नागरिक है तो फिर किसी विशिष्ट समुदाय को ही उसकी तकलीफ क्यों होती है? वह इसलिए होती है क्योंकि यही बिल्कुल क्वालिटी ऑफ यूनिटी और म्यूचुअल सिंपैथी, ये जो 2 गुण विशेष बाबा साहब ने बताए, इस 2 गुण विशेष का अभाव लोकतंत्र में होता है। अगर वो लोकतंत्र सच्चे लोकतांत्रिक समाज से अगर नहीं आया तो यह सवाल वहां उठता है। इसलिए किसी भी जाति विशेष मानसिकता या किसी को भी खूब सम्मान और किसी का अपमान ऐसा अगर समाज में रहा तो वो सरकार मात्र एक ढोंग बन के रह सकता है, एक मात्र दिखावा बन के रह सकता है। वो केवल नाम मात्र लोकतांत्रिक होगी, लेकिन वास्तविक रूप से उसके जो अनुभव समाज में आएंगे, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता में हो। तब बाबा साहब जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, लेकिन यह अनुभव आज भी हमसे दूर नहीं है। यह अनुभव आज भी हमारे उतने ही करीब आते हैं। समाज में जो किसी को धिक्कार और किसी को विशेषाधिकार अगर ऐसा हुआ तो वह जो दूरी है वह दूरी बढ़ेगी, और उस दूरी के कारण कभी भी जो एक समतामूलक, स्वतंत्रता मूलक राष्ट्र निर्माण की जो बात है वह राष्ट्र निर्माण की बात नहीं होगी। वहां पे लोकतंत्र की कामयाबी नहीं हो सकती। यह मुख्य विधान या थ्योरी बाबा साहब ने डेमोक्रेसी के बारे में दी। लोकतंत्र की कामयाबी के वो 2 कारण बताते हैं। वो 2 कारण कौन से हैं?
पहला कारण यह है कि उस समाज में स्पष्ट असमानता का न होना। किसी भी समाज में स्पष्ट असमानता का न होना, यानी कुछ लोग बहुत गरीब जिनको रोज अगर काम नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा तबका अगर उस समाज में होता है, और एक ऐसा तबका होगा जिसको कितना भी चावल नष्ट हो जाए या पानी नष्ट हो जाए या उनके संसाधन नष्ट हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। ये इसको कहते हैं ग्लाइडिंग इनइक्वालिटी। यह जो है, यह असमानता अगर रही तो फिर लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। इसका अभाव होना जरूरी है, यानी वो जो गैप है वो अमीरी की और गरीबी की वो कम होनी चाहिए। अगर वो बढ़ती गई तो समाज में तनाव पैदा हो गए। यह बाबा साहब ने पहला कारण बताया। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को लोकतांत्रिक समाज से आना जरूरी है, जो मैं कह चुका हूं ऑलरेडी। जब तक वो लोकतांत्रिक सामाजिक मानसिकता नहीं होगी तब तक वो लोकतांत्रिक समाज या संविधान सरकार नहीं बना सकते। ऐसे सिचुएशन में जब बाबा साहब ने उस समाज का अवलोकन किया, उस अवलोकन में बाबा साहब रुके नहीं है। तब बाबा साहब क्या कहते हैं, मेरे अनुभवों के क्षण में केवल दुखी और परेशानी है ऐसा नहीं है। मेरे अनुभवों के क्षणों में केवल दुख या असमाधान ही है ऐसा नहीं है। आई एंजॉय माय स्ट्रगल कहते हैं कहीं ना कहीं। वो कहते हैं मेरा जो संघर्ष है उस संघर्ष का मैं आनंद लेता हूं। इसलिए बाबा साहब ने सबसे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट लाया, सबसे महत्वपूर्ण बात इस देश में जो लाई वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। वो संवैधानिक नैतिकता के द्वारा बाबा साहब ने 3 मुख्य मूल्यों की बातें की, और वो 3 जो मुख्य मूल्य थे वो थे समता, स्वतंत्रता और बंधुता। अब मैं इस पे ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता, बिल्कुल संक्षिप्त में यह 3 शब्दों के बारे में इनका संबंध क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता वो होती है जहां पे लोग जो पढ़ाई करना चाहे वो पढ़ाई कर पाए, जो काम को करना चाहे ऑक्यूपेशन, जो काम को करना चाहे वो काम को कर पाए, जिस विश्वविद्यालय में या जो धंधा वो करना चाहते हैं वो धंधा वो कर पाए, जब तक वो औरों को हिंसा ना करे, जब तक वो औरों को ठेस ना पहुंचाए। यह स्वतंत्रता होती है। यह बाबा साहब की परिभाषा है, जहां पे शिक्षा का अधिकार, धर्म का अधिकार और आपके अर्थ मुक्ति का अधिकार होना चाहिए, आपके नींद मुक्ति का अधिकार होना चाहिए। वह स्त्री है इसलिए वो केवल घर में बैठेगी और बर्तन ही साफ करेगी और खाना ही पकाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब स्त्री की क्या परिधारणाएं हैं अन्य धर्मों में, यह आप खुद पढ़ सकते हैं, उसके बारे में मैं अधिक विशेष कहूंगा नहीं। यह स्वतंत्रता होती है कि जहां पे बिल्कुल पूर्ण समानता हो स्त्री पुरुष के बीच, उनके चुनाव के लिए, धर्म के चुनाव के लिए, उनके शिक्षा के चुनाव के लिए। यह बात स्वतंत्रता कहलाती है। जब तक वो औरों की हिंसा नहीं करते, जब तक औरों के अधिकारों का वो हनन नहीं करते। समानता जो है यह सबसे रोचक बात है। हम समानता मूलक, समता मूलक ये शब्द तो सुनते जाते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है समानता को समझना। समानता क्या होती है? बाबा साहब ने बहुत सुंदर तरीके से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, जाति का उच्छेद, इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। समानता जो निश्चित रूप से हर व्यक्ति समान नहीं है। वो जो बैकग्राउंड से आते हैं, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, जो सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, कोई गांव से आता है, कोई शहर से आता है, कोई गरीबी से आता है, कोई अमीरी से आता है, कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई नहीं होता है, कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज में पढ़ेगा जरूरी नहीं है, कोई कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाए, कोई फिल्म अच्छी बना सकता है, कोई अच्छा गा सकता है। तो हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो भिन्न भिन्न है। हम सब लोग उस स्तर पर समान नहीं है, यह बाबा साहब पहचानते हैं। तो फिर बाबा साहब सवाल उठाते हैं, अगर वो अपने क्षमताओं में अगर समान नहीं है तो क्या यह जरूरी है कि हम उनको समान रूप से पेश ना आए?
यानी हिंदी में इसको कहना थोड़ा कठिन है। He said that कि अगर इनइक्वल सोसाइटी है, ये मैं समझता हूं कि समाज असमानता मूलक है, तो क्या उसका गवर्निंग प्रिंसिपल भी असमानता होना चाहिए? उसका गवर्निंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होना चाहिए। ये ठीक है कि सब लोग समान नहीं है, लेकिन उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है कानून के तौर पे, संवैधानिक तौर पे, न्याय के तौर पे, शिक्षा के तौर पे, समाज में मुक्त जीवन जीने के तौर पे, उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो तत्व है, वो समानता होनी चाहिए। यह बाबा साहब कहते हैं, should we treat them unequally because they are unequal by social or cultural or in their capacities. Governing principle must be equality. यह बाबा साहब कहते हैं, यह इक्वालिटी है जो प्रियम्बल में संविधान में लिखी गई है। यह समानता है, यह समानता की पहली बाजू है। समानता की दूसरी बाजू इससे भी रोचक है। अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ जो हॉल में बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों को खाना नहीं मिलेगा, इन लोगों को खाना मिलेगा आज रात, तो क्या होगा? जिन लोगों को खाना मिला है उनको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? और जिन लोगों को खाना नहीं मिलेगा उनको कैसे लग रहा है? बुरा लग रहा है। तो जिन लोगों को खाना नहीं मिलेगा वो लोग स्वाभाविक रूप से इकट्ठा आ जाएंगे कि हमको खाना क्यों नहीं मिल रहा है भाई। और जिन लोगों को खाना मिल रहा है उनकी कोई कंप्लेंट नहीं रही क्योंकि उनको खाना मिल रहा है। तो जिन लोगों को खाना नहीं मिलेगा वो स्वाभाविक रूप से इकट्ठा आएंगे कि हमको खाना क्यों नहीं मिल रहा है। और जिन लोगों को खाना मिल रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। आप उठाओगे ना इनके खिलाफ आवाज अगर आपको खाना नहीं मिला तो? मान लो रात में आपको नहीं जाने दिया आज और केवल इनको खाना दिया तो आप उनसे खाना छीनोगे ना? ये स्वाभाविक है। तो जो शुद्ध समानता और असमानता होती है, प्योर इक्वालिटी और प्योर इनइक्वालिटी, उसमें ऐसा संघर्ष स्वाभाविक है। यह स्वाभाविक है क्योंकि आपको खाना नहीं मिला, उनको खाना मिला, इसलिए आपका संघर्ष होना स्वाभाविक है। उसी में ही क्रांति की नींव है। लेकिन वो क्रांति ब्लड शेड भी हो सकती है, रक्त रंजित भी हो सकती है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। ये एक प्रकार हुआ समता और असमानता। असमानता का बाबा साहब आप सही में पढ़िए, दिल को छूते हैं उनके शब्द जब मैं पढ़ता हूं। वो कहते हैं many social scientists did not understand the difference between the pure equality and inequality and graded inequality. Graded inequality मतलब होता है स्तरीय असमानता। तो केवल इनको खाना दूंगा मैं, फिर उनको नाश्ता दूंगा, उनको चाय दूंगा, उनको पानी दूंगा, उनको कुछ भी नहीं दूंगा। ऐसा जो स्तरीय करण जो होता है असमानता का, उसमें क्या होता है? कोई भी समुदाय इकट्ठा नहीं आ पाता। कोई भी समुदाय जहां अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ इकट्ठा नहीं आ पाता। यह है ग्रेडेड इनइक्वालिटी। और वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी जिसको कहते हैं वह है जाति व्यवस्था। इसलिए जातियों में अगर हम बटे रहे, जातियों में अगर हम या धर्म के नाम पर अगर हम बटे रहे, तो कभी भी किसी के भी साथ अगर अन्याय होता है या कोई भी बात होती है तो वह इकट्ठा आना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें ये दोनों भी संभावनाएं नहीं होती। ना वो उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ना वो कभी जो भी टॉप रैंक इनजस्टिस है उसके खिलाफ उसकी आवाज ही नहीं पहुंची। यह सबसे बड़ी समस्या भारत की थी। यह समानता की बात जब यहाँ कोई करता है तो वह प्योर इक्वालिटी और अनइक्वालिटी से अधिक रोचक और क्रांतिकारी होती है, क्योंकि वहां जो विशेषाधिकार है उस विशेषाधिकार का धिक्कार होता है, क्योंकि वहां सबके सम्मानों की बात होती है समान रूप से। यह इक्वालिटी है। लेकिन ये दोनों भी स्वतंत्रता और समता, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण चिंताएं हैं लोकतंत्र की। लेकिन
सबको समानता मिली और सबको स्वतंत्रता मिल भी गई, तो क्या होगा? जो स्वतंत्र है, अगर मैं स्वतंत्र हूं तो समानता क्या है यह मैं डिसाइड करूंगा कि कौन समान है। तो मैं कहूंगा ये जो लोग बैठे ये समान है, वो असमान है, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं समानता की परिभाषा करने के लिए। इसीलिए लिटरेसी एक उसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। जब लिटरेसी का सेंसस, लिटरेसी की परिभाषा इस देश में हुई, तो जो एबीसीडी लिखता है या अबकड़े लिखता है वो शिक्षित हो गया, जिसको साइन मारना आता है वो शिक्षित हो गया। ऐसी परिभाषा हुई क्योंकि वह स्वतंत्रता उनको मिली। तो उस स्वतंत्रता के कारण वो स्वतंत्रता उस समानता को निगल सकती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? उस स्वतंत्रता में वो समानता निगली जा सकती है, उसका अस्तित्व खत्म हो सकता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात लोकतंत्र की बाबा साहब कहते हैं। वो क्या कहते हैं? अगर इन दोनों की जो नींव है, अगर ये दोनों पिलर है, तो इसकी जो नींव है वो क्या है? बंधुता, फ्रैटर्निटी। जब तक मैं उसको मेरी भाई या बहन ना समझूं, तब तक उसके बगैर जो असमानता का व्यवहार हो रहा है, उस सहानुभूति से मैं मेरा संबंध उसको नहीं जोड़ पाऊंगा। और यह बंधुता की नींव बाबा साहब ने लोकतंत्र की रखी। उन्होंने कहा द रूट ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन फ्रैटर्निटी, ये कहते हैं। और यह फ्रैटर्निटी शब्द लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप फ्रैटर्निटी एक आइडिया हो सकती है, लेकिन वो केवल कल्पना नहीं, वो आपका अनुभव होना चाहिए। तब बाबा साहब और एक कदम आगे बढ़ाते। ये कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में, पार्लियामेंट में बातें कर रहे हैं, मैं यहां भाषण दे रहा हूं, आप ही सुन रहे हैं, या चैनल पे जाएगा, इससे ज्यादा वो कहीं नहीं जाएगा, इसका इतिहास नहीं बनेगा। मैं केवल अपने भाई बहनों से केवल ये बातें कर सकता हूं, उनको जोड़ने की काम कर सकता हूं, लेकिन जो बाबा साहब कह रहे थे वो मुझे भाषण नहीं दे रहे थे, वो इस देश का भविष्य बना रहे थे। ये सबसे बड़ा फर्क हमने ध्यान में रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, पार्लियामेंट में जो बातें होती है वो समाज के हर तबके के लिए, क्रिश्चियन, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हर जो नागरिक है इस देश का, उसके लिए वो बात कर रहे थे। उस बातों में बाबा साहब कहते हैं कि केवल बंधुता शब्द पर्याप्त नहीं है, मुझे जो शब्द मिलता है वो शब्द भारत की सभ्यता से मैंने चुनाया है, और वो कहते हैं वो बुद्ध की मैत्री है। जो बुद्ध की मैत्री है उसमें मैं सच्चा लोकतंत्र देखता हूं। आप देखिए, जीनियस देखिए इस आदमी का, इनकी सृजनता देखिए कि कहां वो संबंध ला रहे हैं। उस लोकतंत्र को उन्होंने, बाबा साहब ने बुद्ध के चरणों पर लाया। उन्होंने कहा जब तक यह मैत्री भाव नहीं होगा तब तक सच्ची बंधुता नहीं होगी, जब तक सच्ची बंधुता नहीं होगी तब तक सच्ची समानता नहीं होगी, जब तक सच्ची समानता नहीं होगी तब तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं होगी, जब तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं होगा। ये भारतीय सभ्यता का विश्लेषण बाबा साहब ने किया, और वॉल्यूम 17 पे आप पढ़ लीजिए। बाबा साहब कहते हैं एन एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट न्यू टू इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता को लोकतंत्र का अनुभव नया नहीं है, यह हमें बुद्ध के संग में मिलता है। इसका अनुभव हमें बुद्ध के संग में मिलता है, जहां पे हर भाई या हर बहन एक दूसरे को समान समझते हैं, उसमें वो भेदभाव नहीं करते। वो किसी भी जाति से आए, किसी भी वर्ण से आए, किसी भी प्रांत से आए, कहीं से भी आए, बुद्ध ने स्वयं इसका उदाहरण दिया है। आप सब लोगों को पता होगा, कई प्रवचनों में आपने सुना होगा कि जैसे नदियां भिन्न भिन्न प्रदेशों से बहती है और एक समुद्र में मिल जाती है, तो हम नदियों का पानी विभाजित नहीं कर पाते। कौन से नदी का पानी कहां से आया है वो संघ कहलाता है, वो समुद्र संघ कहलाता है। यह उपमा बुद्ध ने संघ को दी थी। उस संघ की तुलना बाबा साहब डेमोक्रेसी से करते हैं, लोकतंत्र से कहते हैं, जहां में सच्ची मानवता हमें सीखने को मिलती है, सच्ची मानवता हमें पढ़ने को मिलती है। यह बात हमें दिखती है। इसका केवल मैं फिलोसॉफिक या वैचारिक संबंध नहीं जोड़ रहा हूं,
बिल्कुल बुद्ध के जीवन में इसका उदाहरण है। जब रोहिणी नदी के लिए संघर्ष हो रहा था शाक्य और कोलियों के बीच, तो आप सबको मालूम है वो कहानी। उस कहानी में इस लोकतंत्र को बताते हुए बाबा साहब कहते हैं कि सिद्धार्थ ने उस युद्ध में सहभाग लेना मना कर दिया था और बुद्ध का युद्ध में सहभाग न लेना यह बहुत गंभीर विधान था, क्योंकि शाक्य कुलों में जब शाक्य संघ में आपकी अनुमति होती थी, प्रवेश होता था, तो आपको ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी कि अगर शाक्यों पे कोई भी हमला होगा, कोई भी मुसीबत आएगी, तो आपको युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वो प्रतिज्ञा के खिलाफ बुद्ध ने बोला कि युद्ध इसका समाधान नहीं है। तब बुद्ध ने क्या किया? कोलियों से 2 लोग लिए, शाक्यों से 2 लोग लिए और एक न्यूट्रल आदमी लिया। 2 + 2 + 1 ऐसा 5 लोगों का समाधान बुद्ध ने दिया कि आप चर्चा में आओ। तो उन सेनाओं को वो पूछते हैं, आपको ये पानी महत्वपूर्ण है या उस सेना का जीवन महत्वपूर्ण है? दोनों सेनाओं ने जवाब दिया कि सेनाओं का जीवन महत्वपूर्ण है। अगर सेनाओं का जीवन महत्वपूर्ण है तो क्या युद्ध इसका समाधान हो सकता है? आप चर्चा में आओ। तो युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, वह शांति चाहिए। ये देश इसके लिए जाना जाता है। ये संस्कृति की जो नींव है, अगर ये लोगों तक नहीं पहुंची तो किस प्रकार की सभ्यता का हम अनुभव करेंगे, किस प्रकार के राष्ट्र का हम अनुभव करेंगे, किस प्रकार की लोकतंत्र का हम अनुभव करेंगे। यह बातें केवल इतिहास में फ्रीज होने के लिए, रुकने के लिए नहीं है। वो आज लोगों के अनुभवों में बहने का सबसे महत्वपूर्ण समय आया है कि जहां पे हम धम्म का अधिक से अधिक प्रचार करें, धम्म को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जो बाबा साहब ने उसके पीछे दृष्टि रखी थी, उस दृष्टि को हम लोगों तक पहुंचाएं और प्रेम से पहुंचाएं, मैत्री से पहुंचाएं, अहिंसा से पहुंचाएं। यह उदाहरण बाबा साहब रोहिणी नदी का देते हैं और कहते हैं, an experience of democracy is not new to Indian civilization. It was lies in Buddha's order, Buddha's Sangha. यह बात महत्वपूर्ण है। यह लोकतंत्र के बारे में हुआ। दूसरी जो बात है वह राष्ट्रवाद की है, क्योंकि सुनते सुनते आपके दिलों में भी वो उतरना चाहिए। ये दोनों बहुत भारी विषय है और भारी शब्द है। उसको 15-20 मिनट में या 1 घंटे में समझाना मुश्किल है, लेकिन लोकतंत्र नाम सुनते ही हम सबको ऐसे लगता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये लोकतांत्रिक सरकार है, यह लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वह लोकतंत्र का अनुभव यहाँ के नागरिक तक नहीं पहुँचता। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए इसको समझना आज बेहद जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बाबा साहब राष्ट्रीयता की जब बात करते हैं, राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं, तब बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता जब कोई देश को परिभाषित करती है तो वो केवल पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, वो एक सामाजिक अनुभव है। नेशन इज अ सोशल फीलिंग कहते हैं, जहां पे मैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लॉन्गिंग फॉर बिलोंगिंग, उसका होने का एहसास मेरे मन में आना चाहिए। ऐसी बात बाबा साहब कहते हैं, उसको वह राष्ट्रीयता कहते हैं। अपनाने की चाहत जो होती है उसके लिए बाबा साहब राष्ट्रीयता की परिभाषा करते हैं। तो इसमें यह एक भाव है, लेकिन इसकी एक सावधानी बाबा साहब देते हैं। नेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं, या राष्ट्रवाद, आज इस शब्द ने देश में काफी जोर पकड़ा है, बहुत ज्यादा जोर पकड़ा है। इतना जोर पकड़ा है कि यहाँ जीवन का मनुष्य कम और राष्ट्रवाद की बातें ज्यादा होती हैं। इसलिए उस राष्ट्रवाद को समझकर उसकी बात करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी भारतीय हूँ जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो राष्ट्रीयता की या राष्ट्रवाद की बातें करती है वो भी भारतीय ही है। इसलिए इस भारत का समुच्चय अंडरस्टैंडिंग, समुच्चय समझ ही हमें सही राष्ट्रीयता समझाएगा। तब बाबा साहब कहते हैं कि ये इसमें सावधानी बरतते हैं।
बाबा साहब, वो कहते हैं ये डबल एजेड, दुधारा या दुधारी अनुभव है। एक क्या कहते हैं, एक तलवार को जैसे दो धार होती है ना, ऐसी यह भावनाएं हो सकती है। एक भाव यह हो सकता है जो एक जुनून से भरा होता है कि यह मेरा राष्ट्र है, भारत मेरा देश है। एक एग्जैजरेटेड, अतिशयोक्ति से भरा हुआ जुनून, भावनाओं का आवेश, वह एक राष्ट्रवाद हो सकता है जिसमें उसकी दूसरी बाजू ये है कि ये लोग मेरे हैं और ये लोग मेरे नहीं है, ऐसा भाव आता है। तो आप कहोगे कि वह फिर से मैं लोकतंत्र का जो शब्द मैंने आखिरी में छोड़ा वही से इसकी नींव उठाऊंगा। अगर वहां मैत्री नहीं रही तो आप कुछ ही लोग उस राष्ट्र की परिभाषा करेंगे। What गांधी एंड कांग्रेस डन टू अनटचेबल में बाबा साहब ने कहा, What will be the fate of my people in independent India? यह क्यों कहते हो? क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके राष्ट्रवाद के रेस में कुछ लोग पीछे छूट जाएं। कुछ लोग आपके दिमाग के जहन में आए ही नहीं, ऐसा ना। यह चेतावनी बाबा साहब ने दी थी। वह चेतावनी देते हुए बाबा साहब ने कहा कि जो विशिष्टवाद है, जो एकांतिकवाद है, केवल प्रिविलेज वाद जो है, केवल विशेषाधिकार लोग ही, गवर्निंग क्लास ही राष्ट्र को डिफाइन करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, तो जो अन्य जो समाज है, अन्य जो समाज का तबका है, उसका भविष्य क्या होगा अगर उसकी नींव मैत्री पे नहीं रही, उसकी नींव लोकतांत्रिक नहीं रही, उसकी नींव अगर सबको समाने वाली नहीं रही, तो ऐसा राष्ट्रवाद हानिकारक हो सकता है। ऐसा राष्ट्रवाद हानिकारक हो सकता है। तो उसका फिलॉसफी क्या है, उसका लॉजिक क्या है? इफ यू आर नॉट विथ अस देन यू आर विथ एनिमी। अगर आप हमारे साथ नहीं है तो फिर आप दुश्मन के साथ हैं। तो आपके राष्ट्रवाद में आपका मेरे ही साथ होना जरूरी है। अगर आप मेरे साथ नहीं है तो फिर आप राष्ट्र के बारे में प्यार नहीं करते। ऐसा एक अतिशयोक्ति भरा विधान या मानसिकता ऐसे राष्ट्रवाद की आ सकती है। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण 1946 में जो बाबा साहब ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को खत लिखा था, 14 अक्टूबर 1946, उस लेटर में बाबा साहब ने 3 बातें कही है जो आपने सुनी होगी, लेकिन शायद आपको परिप्रेक्ष्य पता नहीं होगा। उसका परिप्रेक्ष्य ये था, उन्होंने कहा, नो इंडिविजुअल और कम्युनिटी इज ग्रेटर देन नेशन। कोई भी एक व्यक्ति या विशिष्टवाद, जो मैंने अभी अभी बताया, विशिष्ट समाज उस देश के ऊपर जाके बैठे और देश की परिभाषा करे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी विशिष्ट समाज या विशिष्ट व्यक्ति देश के ऊपर नहीं होता है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि आई डोंट हैव टू बी इन द कांग्रेस टू बी ए नेशनलिस्ट, क्योंकि तब वो सत्ताधारी पार्टी थी। उन्होंने कहा, मुझे कांग्रेस में रहना जरूरी नहीं है मेरी राष्ट्रभक्ति को साबित करने के लिए। आई एम द ग्रेटेस्ट नेशनलिस्ट, मैं सच्चा देशभक्त हूं। इस देश से जो जड़े हैं, जो असमानता की जड़ें, जो दुख है, उसको निकालने के पीछे मैं लगा हुआ हूं। ऐसा बाबा साहब ने कहा था उस खत में। इससे समझ में आता है कि कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, जरूरी नहीं है कि सत्ताधारी लोग ही राष्ट्रवाद की परिभाषाएं करें। यहाँ ऐसे कई लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, जो सच्चे राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रवादी है, देशभक्त है। इसका बहुत अच्छा क्या कह सकते हैं कि फर्क बनते संरक्षित करते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद या राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति में फर्क है। राष्ट्रवाद वो होता है जो मैं ये बताऊंगा कि राष्ट्र क्या है, आपने मेरी ही बात सुननी चाहिए, नहीं तो फिर आप राष्ट्र प्रेमी नहीं है। ये एक जुनून से भरा हुआ, कट्टरतावाद से भरा हुआ बात हो सकती है। तो वो बात अगर आप हिंदू राष्ट्र की बातें करते हो या फिर आप ऐसे राष्ट्र की बातें करते हो,
जहां पे सब लोग सम्मिलित नहीं है, सबको जिनकी जातियों के मूलक पर उनको अगर अधिकार मिलते तो वो भी सच्चा राष्ट्र नहीं बनाएगा। वही बात किसी और देश के साथ भी हो सकती है। यह फर्क हमें करना चाहिए। देशभक्ति जो है, देशभक्ति वो होती है जो उसके मिट्टी से प्यार करता है, उस देश की मिट्टी से। तो क्या बाबा साहब इस देश की मिट्टी से प्यार नहीं करते थे? अगर वो कांग्रेस में नहीं थे तो बाबा साहब ने संविधान दिया, कौन से देश के लिए लिखा, कौन से समाज के लिए लिखा? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, 10 बाय 10 फीट की रूम उनको केवल दी थी दिल्ली में। इतना बड़ा संविधान लिखने के लिए आपने व्हाट्सएप पे या कहीं सोशल मीडिया पे देखा होगा, उनका टाइपराइटर की हालत देखिए जिसपे भारत का संविधान लिखा गया। क्या वो देशभक्ति नहीं थी? यहाँ से जाति हटाने की जो बातें हो रही थी वो देशभक्ति नहीं थी? यहाँ का जो सच्चा पुत्र है, यहाँ का जो भूमि पुत्र है, जिसने पहली बार समानता की बात की तथागत बुद्ध ने, उसको उन्होंने उजागर किया, वो आपकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है? वो देशभक्ति नहीं है? तो वो देशभक्ति की बातें जब तक नहीं होती है तब तक वो जो विशिष्टवाद है वो राष्ट्रवाद के ऊपर हावी हो सकता है। वो सब लोगों के हित की बातें करने का जरूरी नहीं है। यह इसकी थ्योरी है, यह इसका सिद्धांत है। यहाँ हम तुकाराम से प्यार करते हैं, या हम गाड़गे बाबा से प्यार करते हैं, कर्नाटक में जाओ लोग बसवन्ना से प्यार करते हैं, आप केरला में जाओ लोग नारायण गुरु से प्यार करते हैं, आप पंजाब में जाओ लोग रैदास से प्यार करते हैं, गुरु नानक से प्यार करते हैं। वो राष्ट्र देश, वो आपके राष्ट्र के लोग नहीं है, वो देशभक्ति नहीं है। तो वो जो आपके कला संस्कृति साहित्य से जो बातें होती है वो देशभक्ति होती है, जहां आप उसके साहित्य संस्कृति और जो नायक है जिन्होंने इस देश को बनाया उनसे आप प्यार करते हो। यह एक पहला विशेष गुण है उस देशभक्ति का। देशभक्ति का दूसरा गुण जो है वो क्या है? देशभक्ति अगर सच्ची है तो जो कुछ भी गलत हो रहा है, जो कुछ भी अहित हो रहा है, उस अहित के बारे में वो बात करने की स्वतंत्रता आपको देता है। क्योंकि घर में अगर कोई चीज बिगड़ी है और बच्चा बाप को कहता है कि पिताजी ये विंडो ठीक नहीं है, या ये कूलर ठीक से नहीं चल रहा है, या ये बात गलत है, तो वो उसको सुनता है और उसको सुधारने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अपने घर से प्यार करता है, क्योंकि वो अपने परिवार से प्यार करता है। देशभक्ति में वो बात होती है। तो यहाँ पे जो गलत था, यहाँ पे जो अहित था, यहाँ पे जो चीजें नकारात्मक थी, उसके खिलाफ ही बाबा साहब ने बातें की, अपने फायदे के लिए की, मेरे लिए की, संविधान मेरे लिए लिखा, या जो भी काम उन्होंने किया उनकी जीवनी बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हर काम उन्होंने देशभक्ति, एक सच्चा राष्ट्र निर्माण करने की दिशा से ही अपना हर कदम बाबा साहब ने उठाया। अगर ऐसा नहीं रहा तो जो पॉलिटिकल यूनिटी है, राजनीतिक एकत्रितता जो है, वह मात्र एक ढोंग हो सकता है, वो सच्ची एकत्रितता नहीं होगी। इस सच्ची एकत्रीकरण की बात बाबा साहब ने की। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि अगर यह देश केवल गवर्निंग क्लास से बनाया जाएगा, विशेष लोगों से बनाया जाएगा, अगर विशेषाधिकार लोग ही इस देश में अधिकार अगर जमाएंगे, सभी वही आर्थिक सत्ता के लाभान्वित होंगे, शैक्षणिक सत्ता के लाभान्वित होंगे, विश्वविद्यालयों में लाभान्वित होंगे, बिजनेसेस में लाभान्वित होंगे, और वही लोग बोलेंगे कि यही बातें सच्ची है, यही नीति क्या कहते हैं, नैतिकता है, मूल्य है, धर्म है, वही सिद्ध है, तो फिर वह बातें समस्या कारक हो सकती है। तब बाबा साहब कहते हैं कि व्हाट विल बी द गवर्नमेंट बाय द पीपल, इट विल नॉट बी द गवर्नमेंट बाय द पीपल। वो जो सरकार है वो लोगों की सत्ता नहीं होगी, दैट विल बी द गवर्नमेंट बाय गवर्निंग क्लास। और वो गवर्निंग क्लास जो पीपल गवर्नमेंट होगी, लोगों की जो सत्ता होगी, वो लोगों की सत्ता के लिए ही चुनाव करेगी। लोगों के जो अधिकार है, जो उनके मत है, उनकी जो क्या कह सकते हैं, जो नीड है, आवश्यकता है, वही डिसाइड करेगी। यह सबसे बड़ी समस्या ऐसे राष्ट्रवाद में हमें मिलती है। इसलिए
भाई और बहनों, यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति, इसमें फर्क करना। हम उस राष्ट्रवाद का हिस्सा नहीं बन सकते जो राष्ट्रवाद किसी का अधिकार और अन्य का धिक्कार करे, किसी का सम्मान करे और किसी का अपमान करे। ऐसे राष्ट्रवाद का हम हिस्सा नहीं बन सकते। तब बाबा साहब क्या कहते हैं कि those patriots, patriots मतलब देशभक्त, those patriots cry for power, ऐसे देशभक्त जो सत्ता के लालच में आकर देशभक्ति की बात करते हैं, I do not belong to those class, मैं उस वर्ग का मेंबर नहीं, मैं उस वर्ग का सदस्य नहीं हूं। I belong to those class of patriots, मैं उन देशभक्तों में से हूं जो देशभक्त सभी प्रकार की वर्चस्व को नष्ट करने की बात करते हैं। I belong to the family of those class of patriots which destroy the monopoly in every form and shape, हर प्रकार के हर स्वरूप से जो असमानता है उसको जो नष्ट कर रहा है, ऐसे जो देशभक्त है उनसे मैं नाता रखता हूं, रिश्ता रखता हूं। तब बाबा साहब का एक बहुत महत्वपूर्ण वॉल्यूम नंबर 2 में पार्टीशन ऑफ वॉर में बाबा साहब ने एक भाषण दिया था। उस भाषण की केवल 5 पंक्तियां मैं आपको पढ़ता हूं। बाबा साहब कहते हैं कि मैं इसलिए ये बातें कहना चाह रहा हूं, गांधी के सामने जब वो सेपरेट इलेक्टोरेट के पहले जाके मिले थे तब बाबा साहब ने कहा था आई एम अ पार्ट अपार्ट, आई हैव नो होमलैंड, मेरी होमलैंड ही नहीं है, जहां पे कुत्ते बुल्लियों से भी बदतर व्यवहार इंसानों का होता है। उसको मैं कैसी, यानी उस राष्ट्रवाद की मैं कैसी बात करूं, कैसी मैं देशभक्ति अपनी बताऊं। तब बाबा साहब कहते हैं मुझे अक्सर गलत समझा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, लेकिन मैं इस देश को साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मेरी और भी एक निष्ठा है जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। मैं उस समाज के प्रति जो अस्पृश्य समुदाय है जिसमें मैंने जन्म लिया है, इस सदन में मैं पुरजोर कहना चाहता हूं कि जब कभी भी मेरे और देश के हित में बात होगी तो मैं हमेशा ही देश को उच्च स्थान दूंगा। मैं वहां मेरा हित नहीं देखूंगा, मैं देश को उच्च स्थान पर रखूंगा। अगर कोई आतताई बहुमत देश के नाम पर बोलता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। मैं किसी पार्टी का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा कि वह पार्टी देश के नाम पर बोल रही है। जो यहां है, जो यहां नहीं है, वे सभी मेरी भूमिका को समझ लें। जब मेरे हित और देश के हित में टकराव होगा तो मैं देश के हित को तरजीह दूंगा, लेकिन देश के हित और दलित वर्गों के हित के बीच टकराव होगा तो मैं अछूतों के हित को तरजीह दूंगा। ये साहस बाबा साहब ने उस वक्त किया। मुझे लगता है यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों, क्योंकि बाबा साहब ने जो स्वतंत्रता जो मैंने कही है उसमें फर्क किया है फ्रीडम ऑफ द कंट्री एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल। अगर यहाँ लोग स्वतंत्र नहीं होंगे, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होगी, अगर उनको वह सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, वो बंधुता नहीं मिलेगी, वो समानता नहीं मिलेगी, वो स्वतंत्रता अगर नहीं मिलेगी तो फिर वह काम मुश्किल है, वह कहना मुश्किल होगा कि किस प्रकार के देशभक्ति की या राष्ट्रवाद की हम बातें करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात जो तीसरा मुद्दा है वो बौद्ध धर्म का है। मैं आज उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि शायद यह कहानी मैं कल के लिए छोड़ूंगा जो बहुत ही रोचक है। बौद्ध धर्म को केवल हमने गुड़ी गुड़ी फैक्टर नहीं समझना चाहिए। ये केवल ठंडी हवा में बैठकर ध्यान करते हैं ऐसा नहीं है। हम तो कहते हैं कि अवेयरनेस इज रिवोल्यूशनरी। जो जागरूकता है वह क्रांतिकारी होती है।
वो जो कैसा कह सकता हूं मैं इसको, जो लोग जिनके पेट भरे होंगे या जिनको सभी सुविधाएं मिली है, उनके लिए भी बौद्ध धर्म उतना ही आवश्यक है जिनके पेट खाली है। तो बौद्ध धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति लाता है, बहुत बड़ा परिवर्तन। क्रांति यानी शांतिमूलक क्रांति की बात मैं कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी शांतिमूलक क्रांति की वो बात करता है, एक आमूलाग्र परिवर्तन की बात करता है। और वह क्यों महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है भाई और बहनों, दुनिया में जितने भी राजनीतिक नेता, क्रांतिकारी नेता, समाज परिवर्तन के नेता पैदा हुए हो, बाबा साहब उन सबसे भिन्न क्यों कहलाते हैं? वो केवल बौद्ध धर्म के कारण कहलाते हैं। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग हो, नेल्सन मंडेला हो और भी कई अन्य महापुरुष हो, निश्चित रूप से उन्होंने अधिक विधायक काम किया है, बहुत अच्छा काम इंसानियत के लिए किया है। लेकिन जो इंसानियत का जो उच्चांक जिसे हम समझते हैं, जिसका सर्वश्रेष्ठ आदर्श जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर यह नींव रखी जा सकती है, यह संघर्ष रचा जा सकता है और जिसके आधार पर वाकई में सच्ची शांति प्रस्तावित हो सकती है, सच्ची समता प्रस्तावित हो सकती है, सच्ची बंधुता प्रस्तावित हो सकती है। इतनी बड़ी बात करना आसान नहीं था। वह बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा भूमि में किया। He was the first leader in this country and in the world who publicly came and said, I am Buddhist and my followers are Buddhist. केवल वैयक्तिक स्तर पर उन्होंने वो धर्मांतरण नहीं किया, पब्लिक में आकर समता, स्वतंत्रता और बंधुता को एक राजनीतिक मूल्य संविधान में प्रस्तावित कर हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभवों का हिस्सा बनाने वाला नेता इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। वो बौद्ध धर्म के कारण बाबा साहब ने नागपुर के दीक्षा भूमि में करके दिखाया। यह इसका विश्लेषण है। ये कौन सी कहानी है, ये किस प्रकार के समाज को बनाती है, किस प्रकार के संघ को निर्माण करती है, कैसे चित्त को उजागर करती है और उसके परिणाम कितने अच्छे, विधायक और गहरे हो सकते हैं, यह कहानी कल की है। मुझे लगता है ये कहानी कल की है। ये कहानी आज की जो मैंने आपको सुनाया उसको थोड़ा पेशेंस लगा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो विषय था वो इतना आसान नहीं था। यह एक लंबी बात थी और इसमें काफी क्लिष्ट बातें रखी हुई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा आपका साहस टेस्ट करना पड़ा, उसकी थोड़ी टेस्ट करनी पड़ी। लेकिन बौद्ध धर्म के कारण फिर बाबा साहब ने क्या निर्माण किया, कि सभ्यता को निर्माण किया, संघ का अर्थ क्या होता है, और उसके आधार पर इस सारे इतिहास यह पर्याप्त नहीं था, लेकिन क्या पर्याप्त था, उसकी रोचक कहानियां बाबा साहब के जीवन में आई जो कई लोगों को पता नहीं होगी। वो मैं कल आपको सुनाऊंगा। भाई और बहनों, अगर हम सच्चे जो भी राष्ट्रवाद का ढोल यहाँ पीटते हैं इस देश में, मैं केवल एक ही संदेश जाते जाते कहना चाहूंगा, अगर हम ट्रू नेशनलिस्ट है, ट्रू डेमोक्रेटिक है, तो हर माँ और हर लड़की हमारी बहन है, हर बच्चा, हर पुरुष हमारा भाई होना चाहिए। तो किसी समाज के ऊपर धिक्कार और किसी समाज को विशेषाधिकार, ये नेशनलिस्ट लैंग्वेज नहीं हो सकती। अगर आप नेशनलिस्ट हैं तो आप किसी को क्यों पीटते हो? अगर आप सच्चे राष्ट्रवादी हो, हर देश को अगर इस राष्ट्र का नागरिक समझते हो, उसकी इज्जत आप कैसे लूट सकते हो, उसके ऊपर आप बलात्कार कैसे कर सकते हो? यह अनुभव कभी भी सच्चे देशभक्ति में नहीं होगा। सच्चा देशभक्त यहाँ जो पैदा हुआ है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुआ है, जिसने समता स्वतंत्रता मूलक संविधान दिया है, लेकिन उसकी गहरी जड़ें बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में खोजी है। उसकी रोचक कहानियां सुनने के लिए मैं कल के व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। वो कहानी कल की है, उस विषय को मैं आज शायद नहीं छेड़ पाऊंगा, मेरा समय अभी समाप्त हो रहा है, यही मैं रुकता हूं।
लेकिन कल हम फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।